नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की खबरों की, बारीक विश्लेषण करते हैं प्रॉपर्टी जगत के तमाम मुद्दों का। तो शुरू करते हैं आज का शो, लेकिन सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। कर्नाटक सरकार ने बजट में गाइडेंस वैल्यू यानी प्रॉपर्टी के सर्किल रेट को 14% बढ़ाने का किया ऐलान। बढ़ेगा राजस्व और सीधी तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर को होगा फायदा। इससे पहले 2018-19 में 25% बढ़े थे सर्किल रेट। हरियाणा में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग के घरों की कीमतें बढ़ी। हरियाणा मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी के बाद अब करीब 20% महंगे हो जाएंगे निम्न आय वर्ग के घर। सस्ते घरों के निर्माण में बढ़ेगी बिल्डरों की दिलचस्पी। दरें बढ़ाने को लेकर लंबे समय से थी बिल्डरों की मांग। जनवरी से जून के बीच टॉप 8 शहरों में बिके 1,56,000 घर। इन्हीं शहरों में नए लॉन्च घरों का आंकड़ा 1,73,000। सबसे अधिक बढ़ोतरी हैदराबाद में तो कोलकाता में सबसे कम बढ़ी कीमतें। इस साल जनवरी से जून के बीच ऑफिस मार्केट में करीब 2.5 करोड़ स्क्वायर फीट के सौदे। इन्हीं 8 शहरों में 1,80,00,000 स्क्वायर फीट नए ऑफिस हुए तैयार। पिछले साल के मुकाबले सौदों में मामूली 3% की तेजी, तो वहीं नए तैयार ऑफिसों में 21% की कमजोरी। टॉप 8 शहरों में ऑफिस रेंट में मामूली तेजी। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात करते हैं रियल ट्रेंड्स की। 2023 का आधा साल बीत चुका है और ऐसे में देश के सबसे अहम क्षेत्र रियल एस्टेट सेक्टर का मूड माहौल समझने का समय है कि आखिर घरों की बिक्री, नए लॉन्च, प्राइवेट इक्विटी निवेश समेत कई और पहलू पर भारतीय रियल एस्टेट किस दिशा में बढ़ रहा है, किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनियों ने इस पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, उनको भी समझेंगे। नाइट फ्रैंक इंडिया ने भी हालिया छमाही रिपोर्ट जारी की है, उसमें क्या कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं उनको देखेंगे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी को कैसे देख रहे हैं ये जानेंगे। हमारे साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के दिग्गज जुड़ रहे हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, वाइस चेयरमैन नरेटको नेशनल और सीएमडी हीरानंदानी ग्रुप। गुलाम जिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया। और अमित गोयनका साहब हमारे साथ हैं, एमडी नेसस फाइनेंस। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका निरंजन सर, गुलाम सर और अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले गुलाम सर आपके पास आएंगे। जैसा कि हमने आपकी रिपोर्ट में देखा कि 1,56,000 घर टॉप 8 शहरों में बिके हैं, 1,73,000 घर नए लॉन्च हुए हैं, घरों के औसत भाव भी बढ़े हैं, उनमें तेजी देखने को मिली है। इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है जिस पर गौर करने की जरूरत है? दीपक जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे इसमें एहसास हुआ इस रिपोर्ट को करते समय कि जो पिछले कम से कम 6-7 सालों से हमने लगातार अफोर्डेबल हाउसिंग के कारण जो मार्केट में एक रफ्तार बरकरार देखी थी, वहां पर अब थोड़ा सा चिंताजनक माहौल बनता चला जा रहा है। कहने का मकसद ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, मिड से लो एंड की जो हाउसिंग है, उसका सेल इतना ज्यादा नहीं हो रहा। अगर कुछ आंकड़ों की बात करूं तो आज से तकरीबन 3 साल पहले तक आधे से ज्यादा मकान जो इन सारे शहरों में बिकते थे वो अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में जाते थे। लेकिन इस बार ये पिछले 6 माही में जो हमने देखा है, ये तादाद कम होकर घटकर तकरीबन 1/3 रह गई है। और ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि दूसरी ओर जहां अपर एंड हाउसिंग जिसे हम कहते हैं लग्जरी हाउसिंग या मिड से अपर वाला जो हाउसिंग है, वहां पर एक बहुत ही बढ़िया उठान देखने को मिली है। जो पिछले तकरीबन 10 साल से जो सुपर लग्जरी हाउसिंग तकरीबन बिखर रहा था, वो सडनली पिछले 3 वर्षों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दिया है। और उस कारण से जो ओवरऑल इम्पैक्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर पड़ना था अफोर्डेबल हाउसिंग के शॉर्टेज के कारण, उसको बहुत हद तक मिड से हाई एंड वाले हाउसिंग ने वो जो गैप थी उसकी भरपाई कर दी है। तो हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को दोबारा किस तरह बरकरार किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो सामने आया है। और दूसरी ओर अगर हम मकामात की बात करें, रीजनैलिटी की बात करें, तो दिल्ली जो पिछले तकरीबन 10-12 साल से बुरी तरह से अफेक्ट हुआ था, मकानों की बिक्री दिल्ली में बहुत कम थी एनसीआर रीजन में, वो अब उठती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 2 या 3 हाफ ईयरली से 2 सालों से लगातार एनसीआर में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये चंद चीजें हैं जो मेरे ख्याल से आपके सामने रखनी आवश्यक है। बिल्कुल, अफोर्डेबल हाउसिंग में बिक्री कमजोर हुई है जिस पर गौर करने की जरूरत है। निरंजन सर, इसका दूसरा पहलू नजर आता है अनसोल्ड स्टॉक के आंकड़ों को देखकर। इस दौरान एनारॉक की भी एक रिपोर्ट आई है जो अनसोल्ड स्टॉक के आंकड़े दिखा रही है। टॉप 8 शहरों में 21% अनसोल्ड इन्वेंट्री कम हुई है।
कमाल की बात यह है कि 40 लाख से कम कीमत वाले सेगमेंट में सबसे अधिक 24% अनसोल्ड स्टॉक घटा है, तो वहीं सबसे अधिक यानी 2.5 करोड़ से ऊपर कीमत वाले सेगमेंट में 18% का इजाफा हुआ है। बाकी 40 लाख से 2.5 करोड़ के बीच वाले सेगमेंट में 25 से 19% की गिरावट दिखी है। तो क्या आप सस्ते घरों में मोमेंटम बढ़ रहा है और अल्ट्रा लग्जरी की रफ्तार कम हो रही है? पहली बात मैं इनका गुलाम साहब ने जो कहा अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में मैं और कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। जब ब्याज 6.5% था, आज की तारीख में उन्होंने अफोर्डेबल को अनअफोर्डेबल बना दिया, क्योंकि लगभग 20% ज्यादा ईएमआई देने की जरूरत पड़ी है। अभी उस क्षेत्र में 20% ज्यादा ईएमआई देने की हैसियत हर एक को नहीं रहती अफोर्डेबल सेगमेंट में। इसलिए ये दिक्कत हो गई कि उनको जो कंक्लूड करना है, क्लोजर करना है ट्रांजैक्शन, वो नहीं कर पाते। तो ये पहली बात है। इसलिए आप देखेंगे जब तक ये ब्याज कम नहीं होता, अफोर्डेबल सेगमेंट की आंकड़े लिमिटेड रहेंगी, ये मैं समझता हूँ। दूसरी बात जो आपने पूछी कि जो हाउसिंग स्टॉक आज की तारीख में कम हुआ है, लॉन्चेस बड़े हैं लेकिन स्टॉक कम हुआ है, वो ये तो बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंडिकेशन मार्केट को ये बतलाता है कि जो लोग आज की तारीख में मकान लॉन्च करते हैं वो कंप्लीट भी करते हैं, क्योंकि रेरा आ गई है तो इसलिए सब कंप्लीट है, उनके पैसे आज है तो इसलिए इंस्टॉलमेंट्स भी आ रहे हैं। तो इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन भी काफी लोग अभी घर फिर खरीदते। आप देखा जाए 2-3 साल पहले क्या हो गया था, कोविड के समय में ज्यादातर रेडी स्टॉक्स लोग लेते थे। आज की तारीख में दोनों ले रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन स्टॉक भी ले रहे हैं और कंप्लीटेड स्टॉक्स भी ले रहे हैं। तो ये एक सेकेंड चेंज आ गया है मार्केट फोर्सेस में। ये बात सही कही आपने कि बीते 1-2 साल में हमने देखा कि वापस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी बिक्री बढ़ी है। अमित सर, आपसे निवेश को भी समझना चाहेंगे। पी इन्वेस्टमेंट पर नाइट फ्रैंक का डेटा है जो दर्शा रहा है कि 2023 की पहली छमाही में रेजिडेंशियल, ऑफिस और वेयर हाउसिंग में $2.6 अरब का निजी निवेश आया है। इसे 2022 की पहली छमाही से अगर हम कंपेयर करें तो 20% की गिरावट दिख रही है। हालांकि 2023 में $5.6 अरब के निवेश का अनुमान है। सबसे अधिक फोकस में मुंबई और ऑफिस सेक्टर रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट के इस फ्लो को कैसे देख रहे हैं? मेरी तो बहुत पॉजिटिव आउटलुक है, बिकॉज अगर हम आज देख रहे हैं कि डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट्स अगर वॉल्यूम्स बरकरार हैं, जो रिपोर्ट में दर्शाया जाता है कि आज भी 1.5 लाख से ज़्यादा घर बिक चुके हैं 6 माही में, और 26 मिलियन स्क्वायर फुट का अब्सॉर्प्शन अगर हुआ है ऑफिस में, और उतना ही ज़्यादा दमखम बना हुआ है वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल और डेटा सेंटर्स में, तो डेफिनेटली कैपिटल जो है वो ग्रोथ को चेस करता है। और इस समय इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो किसी भी अन्य देश से कहीं ज्यादा बेहतर दिखती और बनती हुई दिखती है। तो मुझे नहीं लगता कि कैपिटल की कोई दिक्कत आएगी। अगर हम करीब $6 बिलियन का अनुमान करते हैं तो मुझे लगता है इतना और उससे कहीं ज्यादा निवेश हो सकता है दीपक जी। उसके अलावा अगर हम देखें तो नए प्रोजेक्ट्स के अलावा बहुत बड़ा रुपया जो लग रहा है वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी जा रहा है। तो अगर हम देखें तो जो बैंकों ने जो जगह खाली करी है या जो बैड लोन रहे हैं, एनपीएस रहे हैं, उसमें भी आज आप देखेंगे तो करीब $6-7 बिलियन के इन्वेस्टमेंट सिर्फ हाउसिंग पोर्टफोलियो टेक ओवर में लगने वाला है। तो आज इतने बड़े पोर्टफोलियोज एआरसीज को बेचे गए हैं, बाकी अन्य फॉरेन फंड्स हैं वो इन एसेट पोर्टफोलियोज को अक्वायर कर रहे हैं एनबीएफसीज और बैंक की बुक्स में, जो शायद नए पैसे के बतौर नहीं देखा जाता होगा, मगर ये बहुत जरूरी रुपया है, क्योंकि इससे जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स है उनको एक नई रफ्तार मिलती है, एक नई जान मिलती है। हालांकि ये बात सही है कि मुंबई बैंगलोर में नमी आई है कमर्शियल में, और अगर हम पूरा ओवरऑल मिक्स देखें तो पिछले साल मुंबई पुणे तकरीबन 50% था पूरे देश का रेजिडेंशियल सेल्स में, जो इस समय गिरकर करीब 40% तक आ गया है। इस समय मैं बहुत बड़ा जो ग्रोथ देख रहा हूँ वो टियर 2 सिटीज और नॉन मेगापोलिस लोकेशन में देख रहा हूँ। हमने हाल ही में अहमदाबाद और इंदौर में एंटर किया है। हमको नहीं लगता था कुछ साल पहले तक कि हम इन 4-5 शहरों को छोड़कर कहीं और निवेश कर पाएंगे, मगर जो ग्रोथ स्टोरी मैं देख रहा हूँ नॉन मेट्रो लोकेशन में वो बहुत ज्यादा उम्दा है। कई सारे फंड्स हैं जैसे एचडीएफसी हैं, वो भी आज टियर 2 सिटीज में जाके निवेश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता दीपक की जो आज हम कहानी हम 6-7 महज शहरों की देख रहे हैं वो पूरे देश को दर्शा पा रहा है पूरी तरीके से।
बिल्कुल सही कहा आपने कि भले ही हम टॉप 8 सिटीज़ के रियल एस्टेट से देश के रियल्टी सेक्टर की तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं, वो काफ़ी छोटी है। टियर 2 शहरों में ज़बरदस्त पोटेंशियल बना है, जिस पर तमाम रिपोर्ट भी हमने देखी हैं। बहरहाल वो अपने आप में एक अलग चर्चा हो सकती है। गुलाम सर, नए वर्टिकल्स जो हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल सबसे अधिक दिख रहा है, जैसे कि लॉजिस्टिक हब है, डेटा सेंटर है, क्या मार्केट इन्हें पूरी तरह से टैप कर पा रहा है? मुझे लगता है कि अब भी इन क्षेत्रों में पूरी तरह से अवेयरनेस या जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है। अगर मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूं, क्योंकि आपने लॉजिस्टिक्स की बात की और ये जो अमित जी गोयनका जिस चीज का जिक्र कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट हो रहा है हमारे मुल्क में, और उसको लेकर वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में जितना उभार आया है, वो चीज अब भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट, निवेश और ग्रोथ बहुत ज्यादा मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स अब तक के शायद सिर्फ एक चेन्नई में एक देखा गया है। इसी प्रकार NHAI कम से कम 4 और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क तकरीबन तैयार कर चुकी है, जो वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में है। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बनने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो रोड्स हो या हाई स्पीड रेल्स हो, फ्रेट कॉरिडोर्स हो, इन सब चीजों के बनते हुए साइड बाय साइड जो लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बहुत जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी देखने को मिल रही है, वो अपने आप में इससे पहले कभी नहीं दर्शाई गई है। तो ये बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है कि जो नए सेक्टर्स हैं, जो ग्रोथ से रिलेटेड नए सेक्टर्स हैं, क्या रियल एस्टेट केवल हाउसिंग में रह गया? बिल्कुल नहीं। आज से शायद 35 साल या 30 साल पहले ऑफिस और रिटेल को लेके एक बहुत बड़ा उभार आया था रियल एस्टेट मार्केट में। अब वही रियल एस्टेट प्लेयर्स, चाहे वो इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स पार्क्स हो, वेयरहाउसिंग हो, इनमें इनका जो योगदान बढ़ रहा है, ये एक काबिल जिक्र बात है। और आई एम श्योर ये सारी चीजें इकट्ठा होकर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। निरंजन सर, इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। हालांकि आपका डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स में काफ़ी फोकस दिख रहा है, तो ये जो नए ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, जिनमें मजबूत पोटेंशियल दिख रहा है, जिनकी बात गुलाम सर ने की, अमित जी ने की, डेवलपर्स का फोकस किधर देख रहे हैं आप? नरेडको में हजारों डेवलपर्स आपके साथ जुड़े हैं, तो देश में रियल एस्टेट डेवलपर्स का फोकस इन ट्रेंड्स की ओर बढ़ता दिखा है क्या? आज के तारीख में आप देखेंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर, ओवरऑल सेक्टर आप गिनती करेंगे तो उससे आज 90% जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, वो है रेजिडेंशियल सेक्टर, घर मकानों की है। दूसरे है कमर्शियल, वो है लगभग 5-6% टोटल। ये टोटल आप जो वेयरहाउसिंग गिनते हैं, डेटा सेंटर गिनते हैं, या टोटल जो है उसमें ये 4% है। लेकिन जो गुलाम जी ने अभी बताया, उसका ग्रोथ का पोटेंशियल शॉर्ट रन में बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसके कंसंट्रेशन और ध्यान इसके पर लगे हैं। तो मैं समझता हूं कि लगभग ये क्षेत्र में जरूर प्रगति होने वाली है, ग्रोथ है, और दूसरे 3 साल के अंदर काफी इसमें 100% ग्रोथ सालाना है दोनों सेक्टर में। लेकिन इसकी एक टेपरिंग हो जाएगी, 2 साल में होगी, 4 साल में होगी, 5 साल में होगी, 6 साल में होगी, वो नहीं कह सकता। और उसके बाद में यू कैनॉट, द क्वांटम ऑफ रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट हमारे देश के लिए ड्यू टू डेमोग्राफिक्स इतना बड़ा है कि आप कहां भी घर बनाए, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, रूरल एरियाज कहां भी बनाए, घर तो बिकते हैं। नंबर 2, कमर्शियल रिटेल बनाए, वहां भी कुछ बिकते हैं, पर उसका टोटल क्वांटम 10 to 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। डेटा सेंटर इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव आइटम एंड इट इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव आइटम हमारे जो रियल एस्टेट में। तो आप रियल एस्टेट रेजिडेंशियल गिनेंगे और सिमिलर एरिया आप डेटा सेंटर गिनते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट इज 40 times मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेंटर एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल। तो इसलिए हर एक को ये लाइन में नहीं जा सकते, लेकिन इसकी अगले 3 साल 4 साल में जरूर बहुत ही अपॉर्चुनिटी है और बढ़ने वाली है। बिल्कुल, चर्चा को जारी रखेंगे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और पहली छमाही यानी जनवरी से जून के बीच 2023 में रियल एस्टेट मार्केट कैसा रहा, क्या अपडेट्स हैं, आगे कैसा रह सकता है, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जनवरी से जून बीत चुका है, यानी आधा साल बीत चुका है और इस आधे साल में भारतीय रियल एस्टेट ने किस तरह से परफॉर्म किया है, इसी पर चर्चा जारी है। दिग्गज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमित सर, आपसे समझना चाहेंगे, इससे पहले आपने टीयर 2 सिटीज के पोटेंशियल की बात की। जब भी हम रियल एस्टेट का डेटा देखते हैं तो टॉप 8 शहर ही देश के रियल एस्टेट की तस्वीर पेश करते हैं, जबकि टीयर 2 शहरों का डेटा बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता है। कभी कभार गुलाम सर की नजरें इनायत होती हैं तो छोटे शहरों का भी डेटा हमें देखने को मिल जाता है। आपसे समझना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट का जो फोकस है वो सिटी सेंटर में है या अक्रॉस द सिटी देखने को मिल रहा है या फिर स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट में दिख रहा है? दीपक जी, जैसे गुलाम जी के आंकड़े भी बताते हैं कि टॉप 7 शहरों में जितना वॉल्यूम है वो देश का शायद 70 या 80% का वॉल्यूम होगा। मगर हम यहाँ पे एक जो नंबर्स, ग्रोथ नंबर्स देख रहे हैं वो इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं। हम 5%, 6%, 7% ग्रोथ नंबर्स देख रहे हैं। वहीं पे हर, क्योंकि बेस कम है अन्य शहरों में। आज आप कोची देख लीजिए, जिस हिसाब से आईटी सिटी बन रहा है, बड़ौदा है, सूरत है, गांधीनगर है, अन्य शहर है, इंदौर है, नागपुर, नासिक है, जो हाईवे और कनेक्टिविटी बनी है इन शहरों में। और जैसे गुलाम जी ने बताया कि जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो क्योंकि इनकी बेस, हमने मैसूर पे बहुत बड़ी चर्चा की पिछले साल, नाइस कॉरिडोर और बाकी अन्य कनेक्टिविटी के चलते जो हिसाब से एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो क्योंकि इनका बेस कम था ना, जितने घर बनते थे वो बहुत छोटे थे ना, कमर्शियल रिटेल बनता था वो बहुत कम था। तो इसके लिए अब जो वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है वो बहुत बड़ा है, वो डबल डिजिट पे है, वो सिंगल डिजिट पे नहीं है। तो जो शहर हैं उनमें सिंगल डिजिट ग्रोथ बनी रहेगी। हालांकि मुझे थोड़ी नमी कमर्शियल में आती दिख रही है, काफी अच्छा छमाही का आंकड़ा रहा है। मगर जो मैं की आईटी सिटीज हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, पूना हो और बैंगलोर हो, वहाँ पे चिंताजनक माहौल बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे गिरावट भी आई है ऑप्टेक की। मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का भार बढ़ा है। आईटी आईटीएस का कम हुआ है, क्योंकि पहले आईटी आईटीएस पे बहुत बड़ा फोकस होता था कमर्शियल में। तो मुझे वो एक चिंताजनक माहौल दिखता है। दूसरा, जैसे आपने लग्जरी सेगमेंट की बात की, तो लग्जरी सेगमेंट का अब जो रुख है वो टीयर 2 सिटीज में जाता हुआ दिख रहा है। तो इसके लिए मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ टीयर 2 सिटीज के लिए। काफी निवेशक वहां जाने की अब इच्छुक भी बने हैं। गवर्नेंस इतना आ गया है, रेरा आ गया है, वहां पे सारी मॉनिटरिंग हो रही है। तो अब एक हिम्मत भी बनी है, लोग भी समझ गए हैं कि अगर अब वो गवर्नेंस और वो मॉनिटरिंग के हिसाब से नहीं चलेंगे तो नया रुपया नहीं मिलेगा। ठीक बात। और क्योंकि अब फंड इंडस्ट्री और फॉरेन फंड्स के सहारे इस इंडस्ट्री का ग्रोथ तय है, तो इसके लिए टीयर 2 सिटीज में मेरा अभी भी मत काफी पॉजिटिव रहता है। गुलाम सर, अक्रॉस द सिटी जो ए ग्रेड ऑफिस स्पेस के जो रेंटल्स हैं उन पर कितना प्रेशर है? ऑफिस सेक्टर में लगातार निवेश बढ़ता हुआ दिख रहा है। मौजूदा वक्त में रियल एस्टेट का डिमांड ड्राइवर कौन है? जी, मैं ये कह रहा था कि जहां तक ऑफिस के रेंटल्स का सवाल है, ये कुछ मुकामात पर चूंकि डिमांड काफी इम्प्रूव हुआ है तो वहां पर जाहिर सी बात है रेंट भी इम्प्रूव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चेन्नई का जिक्र करना चाहूंगा। चेन्नई में इस 6 माही में तकरीबन डबल ट्रांजैक्शन देखा गया है। दूसरी ओर बेंगलुरु में, हालांकि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसके बावजूद भी, हालांकि कुछ 7-8-10% रिडक्शन हुआ, उसके बावजूद तकरीबन 7.5 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस अब्जॉर्प्शन बेंगलुरु में भी देखा गया है। तो ये कुछ एक मकामात हैं जहां पर ग्रेजुअली रेंट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 4-5% के आसपास रेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो जैसा मैंने कहा कि अलग अलग मकामात पर रेंट्स का बिहेवियर अलग चल रहा है। कुछ लोकेशंस में, जैसे अहमदाबाद की बात ले लें, वहां पर एक बहुत जबरदस्त गिरावट आई है न्यू एब्जॉर्प्शन में। तो कुछ ऐसे मकामात हैं जहां पर रेंट पर प्रेशर है। लेकिन जो टिपिकल चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे मकामात हैं, यहाँ पर या तो जैसे हैदराबाद में फ्लैट है, लेकिन बेंगलुरु और हैदराबाद में, बेंगलुरु और चेन्नई में रेंट इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई में भी रियल ऑफिस रेंट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एक ही व्यवहार नहीं है, अलग अलग मकामात पर अलग अलग ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। निरंजन सर, इसी बात पर आपका रुख समझना चाहेंगे। ए ग्रेड ऑफिस स्पेस के रेंटल पर प्रेशर कैसा देख रहे हैं? साथ ही आपके मुताबिक ऑफिस में कंजम्पशन में डिमांड ड्राइवर कौन है? So, दीपक जी, मेनली आईटी सेक्टर और आईटीएस सेक्टर ही नंबर 1 डिमांड क्रिएटर रहे हैं और मेरे अंदाज से रहेंगे। लेकिन जो बीएफएसआई जो सेक्टर है, बैंकिंग फाइनेंस की सेक्टर है, वो भी काफी डिमांड अभी क्रिएट हो रही है, क्योंकि इसकी इंक्रीज
काफी हम देश में देख रहे हैं और उनका डिमांड स्पेस के लिए बढ़ रहा है। तो सेकंड नंबर जो डिमांड रहा है वो उनके हिसाब से। थर्ड जो है वो स्मॉल एमएसएमई सेक्टर जो है उनकी भी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जो लार्ज फॉर्मेट्स के जो कमर्शियल स्पेसेस हैं वो नहीं चाहते। जो एमएसएमईज हैं वो स्मॉल फॉर्मेट में ज्यादा आते हैं और उसका भी डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो उस सेक्टर में नहीं है। तो नॉर्मली वहाँ रेंटल मार्केट नहीं है, वहाँ सेल मार्केट कमर्शियल की है। तो छोटे छोटे जो ऑफिसेज हैं वो ज्यादातर हम देखते हैं वो सेल के हिसाब से रहते हैं और छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो किराए पर देते। ये भी किराए पर भी जाते हैं, लेकिन इसका जो होल्डिंग रहता है वो बड़े इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं, वो रीटेबल नहीं रहते हैं। वो उनका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या छोटे इन्वेस्टर्स या कंपैरेटिवली छोटे इन्वेस्टर्स ही होल्ड करते हैं, किराए पर भी देते हैं और बेचते भी हैं। ये बात आपने दुरुस्त कही। छोटे निवेशक जिनका डेटा काउंट नहीं होता है, होल्डिंग उनके पास होती है, छोटे ऑफिस स्पेस को रेंट आउट करते हैं, एक अपने आप में बड़ा मार्केट है इनका। तो ओवरऑल आज की चर्चा को अगर देखें तो इंडस्ट्री दिग्गज मौजूदा रियल एस्टेट ग्रोथ को लेकर काफी बुलिश हैं। रेजिडेंशियल में न्यू लॉन्च और बिक्री बनी हुई है, लेकिन सेगमेंट वाइज अगर देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग बिक्री के मामले में बीते 1-2 साल में पिछड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि मिड सेगमेंट में सबसे अधिक डिमांड बनी हुई है। निजी निवेश को देखें तो पूरा फोकस ऑफिस सेक्टर में बना हुआ है। अनसोल्ड स्टॉक में गिरावट है, लेकिन रियल्टी सेक्टर के जिन वर्टिकल्स में मजबूत पोटेंशियल की उम्मीद जताई जा रही है, मसलन डेटा सेंटर, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक हब, उनमें काम तो हो रहा है, लेकिन रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी जरूरत है। फाइनली 2023 की पहली छमाही में रियल्टी सेक्टर बैलेंस्ड रहा है। हालांकि अगली छमाही को लेकर उम्मीदें अधिक हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका निरंजन सर, गुलाम सर और अमित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके कोई सुझाव या राय हो तो हमें जरूर भेजिए। नमस्कार।